हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। ये वीडियो हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर्स का और 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक का रहेगा। ये थर्ड वीक का करंट अफेयर्स है। ये आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट होता है, ठीक है, इसमें क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस भी कवर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें तैयार होती हैं हम लोगों की, और आपको यहाँ पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी यहाँ पर टॉपिक कवर किया हूँ, ठीक है। तो ये प्री स्तर से काम करेगा, मेंस स्तर तक काम करेगा, आर ओ ये सब काम करेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले का जो वीडियो था वो 15 दिसंबर तक का था। मैं लिंक लगा दूंगा तो देख लीजिएगा। वैसे प्लेलिस्ट पे मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। यूपीपीसीएस प्री आर ओ 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है, करंट अफेयर्स की। यूपीपीसीएस प्री आर ओ 2025 के नाम से वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। अक्टूबर मंथ से करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो आपको मिलेगा उस प्लेलिस्ट में, ठीक है। क्योंकि 2025 के लिए जो हम लोग पढ़ेंगे पीसीएस 2025 प्री के लिए, वो अक्टूबर से ही पढ़ेंगे, है ना। और आर ओ के लिए भी जो कवर किया जाएगा वो अक्टूबर 2024 से कवर किया जाएगा, और जब भी एग्जाम होगा तब तक। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक कवर रहेंगे वो देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक अब कवर किए जाएंगे, है ना। क्योंकि आपने देखा ही थोड़ा सा फॉर्मेट पीसीएस का बहुत ज़्यादा बदला भी नहीं था, है ना। बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाना है उसका। 8-10 क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चन है उनको ऐड किया है बस। कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन तो वो हमेशा से ही देता था। इस बार 10-15 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, है ना। तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हैं कॉम्बिनेशन वाले वो ज़्यादा हो गए, तो थोड़ा सा घटने लगने लगा। और वही 10-15 क्वेश्चन नॉर्मल दे देता, वन लाइनर फॉर्मेट में दे देता, तो वही नंबर सबका फिर 90 आने लगता है ना। 85 आने लगता, 90 आने लगता, 95 आने लगता। अब वही चीज़ है, यहाँ पे घट गए हैं 10-15 क्वेश्चन घट गए हैं, तो वही 75-80 यही चल रहा है। ठीक है, इस वीडियो में कवर किया जाएगा भारत जापान फोरम 2024, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वाड के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एमआरसीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमआरसीसी मतलब मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, ये जो मैरीटाइम से समझ में आता है ना, नेवी वर्क करती है या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड वर्क करता है। और जो आसपास के पड़ोसी देश हैं जिनके पास नेवी है या फिर जिनके पास सागर है ना, जिसका जिसका तट सागर के किनारे है, वही नेवी ऑपरेट करती है। तो उसके साथ फिर ये कॉपरेशन करने पड़ते हैं, कॉपरेशन सेंटर, कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये सारे खोलने पड़ते हैं, ताकि कुछ ट्रेजिडी हो जाती है तो फिर एक दूसरे की हेल्प की जा सके। ग्राउंड लेवल ऑक्सीजन ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पीसीएस में, मेंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग बीमा सखी योजना, इंपॉर्टेंट स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की। हम लोग यहाँ पे क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 2025 की, ये भी देखेंगे। ये नॉर्मल रैंकिंग नहीं है यूनिवर्सिटीज़ की जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ये सस्टेनेबिलिटी 2025 है। सस्टेनेबिलिटी इसमें पर्यावरण को लेके कोई संस्था कैसे काम कर रही है, प्रशासन को लेके कैसे काम कर रही है, उसके डेटा आए हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया है। मैपिंग भी हम लोग यहाँ पे सीखते ही हैं साथ में। ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट, ये भी देखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ सालों से देख रहे होंगे स्पेशल लीव पिटीशन के जो मुकदमे हैं वो ज़्यादा सुन रही है, तो इसके बारे में देखेंगे। पॉलिटी से भी यहाँ पे हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख लेंगे। इस बार जो क्वेश्चन पूछा ईसीटीए पूछा था, ये जो ईसीटीए है, सेसा है या फिर सेपा है या फिर एफटी है, ये सारे एफटी है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नाम अलग अलग हैं, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग चीज़ें हैं, वो अभी हम लोग देख लेंगे। ईसीटीए अभी पूछा ही था, है ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट है ईसीटीए, तो ये भी देखेंगे। अभी 2024 प्री में पूछा था ये क्वेश्चन। तो सारे ये जो एग्रीमेंट हैं जितने प्रकार के हैं, इनको एक नज़र में देख लेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या है भैया ये सब। आर्कटिक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट 2024 की रिलीज की गई है। अब यहाँ पे देखेंगे आर्कटिक जो एक समय कार्बन सिंक हुआ करता था, अब वहीं से कार्बन रिलीज हो रहा है, तो बड़ा खतरनाक यहाँ पे डेटा आया है। और एक टॉपिक और है, इडियापैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एक डिसीज़ का नाम है, तो ये अभी चर्चा में है, ठीक है, समाचारों में रहती है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जाकिर हुसैन साहब मरे हैं ना अभी, तो जाकिर हुसैन साहब का निधन हो गया, तो वो इसी बीमारी से मरे थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। क्लियर। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग करेंगे भारत जापान फोरम 2024। देखो, इस जापान ये जो फोरम हुई है या फिर ये जो वार्ता हुई है, इसमें एक चीज़ सामने आई है, सेमीकंडक्टर गठबंधन की। अगर पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर गठबंधन ये जो बनने जा रहा है या फिर इसकी संभावना जताई जा रही है, तो ये किसके साथ किया जाएगा, ये भारत और जापान कर रहा है, ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो हैं, इन्होंने भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर गठबंधन की संभावना पर प्रकाश डाला है। ये जो ऑर्गेनाइज हुई है फोरम, ये न्यू दिल्ली में की गई है, ठीक है। क्योंकि देखो, सेमीकंडक्टर की बात हो, चिप की बात हो, रजिस्टर की बात हो, तो ये इसमें जो अव्वल देश है, जो शेर देश है, वो चाइना है। चाइना बहुत बड़े स्तर पर काम करता है सेमीकंडक्टर फील्ड में, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है ये भारत को कम करनी है चाइना से। तो उसी क्रम में या फिर उसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए
ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है सेमीकंडक्टर गठबंधन का। ध्यान रखिएगा, ये भारत जापान फोरम के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए। आयोजन देखो न्यू दिल्ली में हुआ है, लेकिन साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है, ये नए तरीके का सेंटर है, हम लोग इसके बारे में अक्सर परिचित नहीं रहते हैं। आनंद सेंटर और विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। आनंद सेंटर जो है ये गैर पक्षपाती संगठन है। गैर पक्षपाती का मतलब पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस वार्ता में देखो क्वाड के बारे में भी चर्चा की गई है, क्योंकि क्वाड के बारे में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा न्यूज में। एक समय बना था, फिर इनएक्टिव हो गया, निष्क्रिय हो गया और फिर से पुनर्जीवित हो गया। तो ये जो पुनर्जीवित का जो श्रेय दिया है अपने जयशंकर साहब ने, ये ट्रम्प प्रशासन को दिया है। और चूंकि ट्रम्प प्रशासन ये 2017 से 21 तक का था, मतलब इस टाइम फ्रेम में श्रेय दिया गया है क्वाड के पुनर्जीवन के लिए। क्वाड के बारे में ये सब तो बेसिक चीज़ें हम लोग जानते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, है ना, ये 4 देश हैं। तो क्वाड के बारे में भी चर्चा की गई है। बाकी पीसीएस के लिए जो क्वेश्चन था ये हम लोगों ने सेमीकंडक्टर गठबंधन देखा। अब थोड़ा क्वाड के बारे में देख लीजिए। क्वाड क्या है? ये चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है, 4 देश हैं, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 2004 में इसकी स्थापना की गई थी और जापान के जो पीएम थे शिंजो आबे, अब तो इनका निधन हो गया। जापान के पीएम शिंजो आबे के द्वारा मतलब इनिशिएटिव लिया गया था इन्हीं के द्वारा। 2008 से निष्क्रिय पड़ा था, ठीक है, और 2021 में इसका पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ। चूंकि 21 में फिर से पुनर्जीवन हुआ इसका, है ना, अभी देखा, तभी उसको श्रेय दिया गया ट्रम्प प्रशासन को जयशंकर साहब के द्वारा। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, मानव अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर की जो थीम थी, सॉरी इस बार की जो थीम थी 2024 की, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य और हमारा वर्तमान। एक चीज़ और आपको बता दें, ये जो हम लोग ये पीडीएफ पेड रहेगी, ठीक है, तो मैं अभी ग्रुप बना दूंगा, डिटेल भेज दूंगा, तो ये फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको ये पीडीएफ मिलती रहेंगी, अक्टूबर मंथ से मिलती रहेंगी जब तक परीक्षा नहीं होती है पीसीएस प्री की 2025 की और आरओ के लिए। और जो भी मैं पीडीएफ अलग से भी बनाऊंगा, जैसे कोई टॉपिक कवर किया तो वो भी साथ में पीडीएफ मिल जाएंगी। यानी इस ग्रुप पे जो है पेड ग्रुप में क्या क्या मिलेगा, करंट अफेयर्स की पीडीएफ अक्टूबर से जब तक परीक्षा नहीं होती है, और जो भी मैं टॉपिक अलग से कवर कराऊंगा उन सभी की पीडीएफ। क्लियर है? चलिए वापस चलते हैं। ये मानवाधिकार देख रहे थे ना हम लोग। बाकी ये कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लीजिए। 1950 में मानवाधिकार की सार्वजनिक घोषणा की गई थी, यूडीएचआर बोलते हैं, यूनिवर्सल ये जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है ना, के उपलक्ष्य में की गई थी, ठीक है। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, मानवाधिकार उच्चायोग कार्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड लगा देना। क्लियर है? चलिए इसी क्रम में हम लोगों ने भी काम किया। भारत सरकार ने या फिर संसद के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कई बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसी के तहत इस कमीशन का गठन किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी बोलते हैं, 1993। ईयर याद रखना होता है, ईयर पूछा जाता है। पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आपको सीखनी है, एनएचआरसी का संगठन आपको सीखना है, कंपोजिशन सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। नेशनल लेवल का भी पूछा जाता है और स्टेट लेवल के जो ह्यूमन राइट कमीशन है ये तो बहुत कई बार पूछा है, क्योंकि यहीं पे गलत होने के चांसेस रहते हैं। गलती कहाँ पे होती है वो मैं बताऊंगा आपको। अभी एनएचआरसी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 5 और 7 होते हैं मानद सदस्य। अध्यक्ष हम लोग जानते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होता है। कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 साल का कार्यकाल होता है या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। क्लियर है? 3 साल याद रखना है, 5 नहीं लगाना है, 6 नहीं लगाना है। नियुक्ति कौन करता है? एनएचआरसी के अध्यक्ष की राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति एक समिति की रिकमेंडेशन पर करते हैं नियुक्ति। तो ये समिति के सदस्य जानना जरूरी होता है। ये जो समिति है जो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि इनको बनाना चाहिए, ये 6 सदस्यीय समिति जो है, इसमें पीएम है, स्पीकर है, स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं, होम मिनिस्टर रहते हैं, और संसद के दोनों सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। तो 2 लोग ये हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 6। ये 6 लोग रिकमेंड करते हैं, फिर उस नाम को राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं, तो नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, तो अगर सदस्यों के बारे में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, वन लाइनर में पूछे तो राष्ट्रपति याद रखना। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है तो निष्कासन भी राष्ट्रपति के द्वारा हो रहा है। ये तो हो गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। लेकिन ऐसा 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 कॉम्बिनेशन, ऐसी केमिस्ट्री
स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में नहीं दिखती है। यहाँ पे नियुक्ति तो ठीक है, हम लोग स्टेट से राज्यपाल लगा लेंगे, लेकिन निष्कासन आपको राज्यपाल नहीं लगाना है, निष्कासन राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष को हटाना कठिन है ना, क्योंकि राष्ट्रपति निष्कासन करते हैं, राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है, राज्यपाल सिर्फ नियुक्ति करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है यूपीपीसीएस ने, ठीक है, स्टेटमेंट में पूछा है कई बार, प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, हिंदी में बोलते हैं समुद्री बचाव समन्वय केंद्र। तो ये चीज़ नाम से हम लोगों को समझ में आ रहा है, समुद्री बचाव है ना। समुद्र में अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई आईएनएस फंस जाता है, कोई पनडुब्बी फंस जाती है या फिर डूब जाती है, तो चालक दल को बचाना जरूरी होता है ना। तो कुल मिला के सुरक्षा के लिए ये सारे काम किए जाते हैं, कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए जाते हैं। हाल ही में अभी न्यूज़ में क्यों था ये MRCC जो है न्यूज़ में क्यों आए, इस वजह से कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG बोलते हैं, और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के संयुक्त बचाव अभियान में अभी एक हाल ही में डूब गया था एक जहाज जिसका नाम था अल पिरानपीर, ठीक है, अल पिरानपीर। डूबे हुए भारतीयों को इस जहाज से 12 चालक दल को सफलतापूर्वक बचाया गया है। तो यही तो काम रहता है ना कोऑर्डिनेशन सेंटर का। और ये घटना हुई है उत्तरी अरब सागर से। अब यहाँ पे MRCC जो क्वेश्चन पूछा जाएगा PCS में, वो यहाँ से पूछा जा सकता है। MRCC होते क्या है, ठीक है, सर्च और ये रेस्क्यू सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और भारत में 3 MRCC हैं, एक मुंबई में है, चेन्नई में है और पोर्ट ब्लेयर में है। इनका क्षेत्र अलग अलग बटा हुआ है, उस क्षेत्र में आपको पिक्चर में दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको भारत दिख रही है, आपको इंडिया दिख रहा है। एक MRCC यहाँ पे वर्क करता है अरब सागर में, मुंबई वाला, ठीक है, वो यहाँ तक का क्षेत्र कवर है। अगर इस क्षेत्र में कोई ट्रेजेडी होती है तो MRCC मुंबई वाला काम करता है पाकिस्तान के साथ। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाला आपको एक दिख रहा है, चेन्नई वाला, ठीक है, दूसरा MRCC यहाँ पे है, और तीसरा MRCC आपको पोर्ट ब्लेयर वाला दिख रहा है। तो ये पूरा क्षेत्र डिवाइड है तीनों MRCC के लिए। क्लियर है, तो ये MRCC की बात हो गई। क्वेश्चन पूछा जाए तो लगा लीजिएगा। चलिए, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राउंड लेवल ओजोन। ये ग्राउंड लेवल ओजोन क्या है? ओजोन के बारे में हम लोग बहुत बेसिक चीज़ जानते हैं कि ओजोन ये लाभदायक भी है, ओजोन ये हानिकारक भी है। लाभदायक कहाँ पे है? जहाँ पे हम लोग ओजोन लेयर पढ़ते हैं, है ना, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में अगर ओजोन रहती है तब तो ठीक है भाई, वो बहुत सारी चीज़ों से हम लोग को बचाती है। लेकिन यही ओजोन अगर अर्थ सरफेस पर आ जाती है ना, तो फिर ये टॉक्सिक हो जाती है, ये खतरनाक हो जाती है। ये फिर नुकसान करने लगती है सभी को, फ्लोरा को भी और फौना को भी, यानी फौनल स्पीसीज को भी और फ्लोरल स्पीसीज को भी। तो इसी की स्थिति हम लोग देखेंगे। न्यूज में किस लिए था? क्योंकि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज वाली जो मिनिस्ट्री है, इसने ग्राउंड लेवल ओजोन को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको नीचे से, ठीक है, व्हाट इज ग्राउंड लेवल O3? ये ग्राउंड लेवल O3 क्या है? बहुत बेसिक तो हम लोगों ने समझ ही लिया है, पृथ्वी की सतह पर ओजोन की अत्यधिक उपस्थिति से इसका मतलब है, ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह पर ओजोन की उपस्थिति है, वो ग्राउंड लेवल ऑक्सीजन हो जाएगी, नाम से ही पता चल रहा है। और ग्राउंड पे अगर है, यानी निचली लेयर्स में है, पृथ्वी का जो वातावरण है, उस वातावरण की जो निचली लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है भाई? स्ट्रेटोस्फीयर है ना, सॉरी ट्रोपोस्फीयर है ना, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में या फिर उससे नीचे, है ना, अगर ओजोन है तो फिर ये प्रदूषक है, यह एक पॉल्यूटेंट है। और ध्यान रखना है कि ओजोन जो है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में फ़र्क समझ में आना चाहिए, और ये बहुत आसान है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली रिलीज नहीं होते हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से ये बनते हैं, इसलिए तो सेकेंडरी है ना। तो द्वितीय प्रदूषक अगर पूछा जाए तो आसान सा है, वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होते हैं। जो डायरेक्टली रिलीज नहीं होते हैं वो सेकेंडरी हैं, जो डायरेक्टली रिलीज होते हैं वो प्राइमरी है। सिंपल, ठीक है। अगर ओजोन समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, तो वो पॉल्यूटेंट नहीं है, वो फिर लाभदायक है। और यही ओजोन अगर पृथ्वी की सतह पर है या फिर लोअर एटमॉस्फेयर में है, तो यह फिर एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है, ठीक है, प्रदूषक हो जाती है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि यह एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, तो गलत कर देना, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। एक स्टेटमेंट यहाँ से बना देगा कि ग्राउंड लेवल ऑक्सीजन, सॉरी, जो ओजोन है इसका निर्माण कैसे होता है। चलिए सीखते हैं यहाँ पर। ये तो हम लोगों ने सीख लिया, सेकेंडरी पोल्यूटेंट किस लिए, क्योंकि ये सीधे रिलीज नहीं होता, सीधे उत्सर्जित नहीं होता।
केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप होता है। ठीक है, ओजोन का निर्माण हो कैसे रहा? ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है या फिर ये जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, VOC बोलते हैं, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है सनलाइट की उपस्थिति में, तो फिर ओजोन का निर्माण होता है। तो देखो, सनलाइट कब रहेगी? जब सनी डेज रहेंगे, यानी फिर गर्मियों के दिन रहेंगे। तो गर्मियों के दिन में ओजोन का निर्माण अधिक होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सनलाइट पर्याप्त मात्रा में रहेगी। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना। NOx कहाँ से रिलीज होते हैं? ये भी बहुत बेसिक है, वाहनों से होता है, व्हीकल से होता है। पावर प्लांट जो चल रहे हैं कोल बेस्ड जो है, कोयला से जो ऑपरेट हो रहे हैं, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये तो हमेशा चल ही रहा है। यहाँ से NOx रिलीज हो जाता है। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो ये भी व्हीकल से रिलीज होते हैं, पेट्रोल पंप से रिलीज होते हैं, पेंट से होता है, सॉल्वेंट से होता है, या फिर जो वेस्ट बर्निंग कर रहे हैं, जला रहे हैं, उनसे भी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। फिर यही आपस में रिएक्शन करके सनलाइट की उपस्थिति में ओजोन का निर्माण कर देते हैं। तो ग्राउंड लेवल ओजोन हो जाती है। ठीक, नुकसान बहुत सारे हैं। रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो है बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। श्वसन संबंधी समस्याएं, अस्थमा, हृदय रोग जैसी समस्याएं, दीर्घकालिक लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, फेफड़ों में समस्या हो जाती है ना। फसलों को नुकसान होता है, एग्रीकल्चर में भी आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे फसलों को नुकसान होगा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, ये भी कम हो जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस को ये बाधित करती है। तो यार सब कुछ तो पेड़ों का यही है ना, खाना कैसे वो बनाएंगे फिर? प्रकाश संश्लेषण को बाधित ये करती है, तभी फिर वनों को नुकसान होता है। तो ये पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसलिए पहले बोला गया था कि ये फ्लोरल स्पीसीज हो या फिर फोनल स्पीसीज हो, ये दोनों को नुकसान करती है। क्लियर है? तो ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में सीखा है। चलिए तीसरा टॉपिक करेंगे हम लोग, बीमा सखी योजना। इंपॉर्टेंट है। बीमा, एक शब्द लिखा है, ठीक है, एक शब्द बीमा लिखा है और दूसरा शब्द लिखा है सखी। तो सखी से हमें महिला समझ में आता है, और बीमा से हमें ये इतना समझ में आता है कि ये जो सखी यहाँ पे एंगेज की जाएंगी इस योजना में, ये बीमा कराएंगी, है ना, एक तरीके से ये एजेंट का काम करेंगे। तो ये कोई नई स्कीम तो नहीं है। नई स्कीम बस इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को एंगेज किया जा रहा है। महिलाएं जो है एजेंट बनेंगी, फिर वो पॉलिसी को बेचेंगी, ठीक है, और उस पॉलिसी को जब बेचेंगी तो उनको उस पर कमीशन मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और नई इसमें ऐड है इस सखी योजना में, कि जब तक वो पूर्ण रूप से एजेंट बनेगी नहीं, तब तक उनका क्या चलेगा? ट्रेनिंग चलेगी, प्रशिक्षण चलेगा। तो इस प्रशिक्षण में ये पैसा दे रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पैसा दे, जब तक आपका ये ट्रेनिंग चलेगी, 3 साल तक ये ट्रेनिंग चलेगी, 3 साल तक आपको पैसा भी गवर्नमेंट दे रही है। फिर आप फुल फ्लैज में एजेंट बन जाएंगे, तो फिर आप जो पॉलिसी बेचेंगे उससे आप कमीशन से भी कमाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। PM मोदी ने LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत की। ठीक है, महिलाओं के लिए वजीफा आधारित कार्यक्रम है। वजीफा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पैसा दिया जा रहा है। 3 वर्षों के लिए, की पॉइंट्स याद रखना, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 3 वर्ष की पॉइंट है। 3 वर्षों के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जा रही है। तो ये जो पैसा दिया जा रहा है 3 सालों तक रहेगा, सिर्फ ट्रेनिंग तक। 18 से 17 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए मतलब पात्रता है, और जो भी महिला रहेगी, चाहे वो 18 साल की हो, चाहे वो 65 साल की हो, 10th क्लास पास होना चाहिए। ठीक, पहले साल की ट्रेनिंग जब होगी तो आपको हर महीना 7,000 रुपये दिया जाएगा। दूसरे साल में जब आ जाएंगे आप ट्रेनिंग में, तो आपको हर महीने 6,000 रुपये दिया जाएगा। और जब लास्ट ईयर में रहेंगे आप ट्रेनिंग के, तो आपको हर महीने 5,000 रुपये दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। वित्तीय सहायता के अतिरिक्त महिला एजेंट को बीमा पॉलिसीज पर कमीशन भी दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने सीखा, ये फ्लो चार्ट है, देख लीजिए। इस चीज़ सीखी ली है। फर्स्ट ईयर 7,000, सेकेंड ईयर 6,000, हर महीना है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है एक साल में सिर्फ 7,000 रुपये। पहले साल में 12 महीना आपको 7,000 रुपये मिलेगा, और थर्ड ईयर में 5,000। 3 साल का प्रशिक्षण होगा, महिला एजेंट के रूप में प्रकार करने लगेगी। ठीक है, फिर वो अपनी पॉलिसीज़ बेचेंगी, बीमा बेचेगी, है ना, प्रोडक्ट होते हैं ना तमाम LIC के भी। के बाद अगर आप ग्रेजुएट हैं अगर, तो वही महिला एजेंट फिर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी विकास अधिकारी के पद के लिए भी एलिजिबल हो जाएगी। LIC में ये पोस्टें होती हैं एजेंट। ठीक है, एजेंट के लिए तो खैर कोई परीक्षा होती नहीं है। इसके बाद ADO के लिए परीक्षा होती है LIC की। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो परीक्षा कराती है ADO का और DO का भी। ये असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है, काम वही रहता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट बेचिए, है ना, या बिचवाइए अपने एजेंट के तहत,
मतलब इस इनके अंडर में एजेंट रहते हैं, डीओ के अंडर में, एडीओ के अंडर में। तो काम वही रहता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट आप पॉलिसीज बेचिए, है ना, और कमीशन पाइए। तो कमीशन से बहुत कमाई होती है इन सब पोस्टों की। चलिए नेक्स्ट कीजिए। क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कहाँ स्थित है? ये मसूरी में स्थित है। लवासना तो जानते हैं ना, लवासना के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, इस सेंटर को बनाया गया था। न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी श्रीलंकाई सिविल सेवक जो है इनको भी यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है। श्रीलंकाई सिविल सेवकों हेतु उस क्षमता निर्माण कार्यक्रम का 6वां एडिशन यहाँ पर शुरू हुआ था, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मसूरी। बिलो, ये समाचार में रहा है अभी, बिलो क्या है? तो लगा दीजिएगा, गूगल द्वारा लॉन्च किया है एक क्वांटम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर से भी ये बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, चर्चा में रहा। धारणी, धारणी क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये रिसर्च है और रिसर्च का एक आउटपुट है। ये जो एम्ब्रो होता है, भ्रूण होता है, भ्रूण के मस्तिष्क का एक विस्तृत 3D एटलस है। 3D एटलस का नाम है धारणी। और ये 3D एटलस है किसका? ये भ्रूण का मस्तिष्क है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे फिर साइंटिस्ट को या फिर डॉक्टर्स को हेल्प मिलेगी। ये जो ब्रेन के जो विकार होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, इनको समझने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आसानी हो जाएगी। ये काम किया है IIT मद्रास ने, ठीक है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा ये काम किया गया है। धारणी याद रखिएगा, भ्रूण का मस्तिष्क है ये, उसका ये 3D एटलस है। और जो ब्रेन के और डिसऑर्डर होते हैं या फिर विकार होते हैं, तमाम होते हैं, ऑटिज्म हम लोग पढ़ते हैं, सेरिब्रल पॉलिसी पढ़ते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर रहते हैं, इन सबको समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए, अभी श्री राजगोपालाचारी की अभी जयंती मनाई गई है, श्रद्धांजलि दी गई है। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके काम इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेंगे। ये नहीं पूछा जाएगा, है ना, 10 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई गई, बहुत बेसिक हो जाएगा, PCS को अब तो नहीं पूछना चाहिए। हाँ, लेकिन इनका जो योगदान है, ये योगदान हम लोग को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनके योगदान से तमाम क्वेश्चन पूछे गए। मैं मेंशन किया हूँ यहाँ पे जो जो क्वेश्चन पूछे भी गए। देखिए, जन्म ठीक है 10 दिसंबर 1878 सलेम तमिलनाडु में। इनका शुरुआत से देखें, ये कैसे यहाँ तक पहुँचे, है ना। इन्होंने होम मिनिस्ट्री को भी संभाला एक समय पर, जब पटेल साहब की मृत्यु हो गई थी। तो बाकी गवर्नर जनरल तो रहे ही है, भारत के पहले गवर्नर जनरल को भी हम लोग पढ़ते हैं नहीं को। 1917 में सलेम नगर पालिका की अध्यक्ष बने, 1917 में। 1930 में दांडी मार्च को मद्रास प्रांत में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, है ना। पूछा गया है क्वेश्चन यूपी PCS में कि मद्रास प्रांत में दांडी मार्च को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था? सी राजागोपालाचारी, ठीक है। मद्रास प्रांत में त्रुचि से वेदारण्यम तक, वेदारण्यम सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। सिर्फ इतना ही पूछेगा आपसे कि वेदारण्यम सत्याग्रह से संबंधित कौन था, तो इनको लगा देना। और ये वास्तव में है क्या था? ये दांडी मार्च ही था, ठीक है। मद्रास में जो दांडी मार्च चल रहा था उसका नाम था वेदारण्यम सत्याग्रह, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट हो गया। इनकी एक पैम्पलेट थी, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी PCS 2010 में, द वे आउट। द वे आउट पैम्पलेट जारी इन्होंने की थी, ठीक है। किस वजह से की थी, ये किस लिए थी? और ये जो पैम्पलेट जारी की गई थी वो इसलिए की गई थी संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए। किस तरीके का संवैधानिक गतिरोध? ये जो मुस्लिम राज्य बनने का जो इशू था, है ना, मुस्लिम राज्य के संबंध में संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए CR फॉर्मूला भी प्रस्तुत किया गया था। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, द वे आउट का पर्पज भी याद रखना है, पर्पज यही है, ठीक है, पर्पज यही है। और CR फॉर्मूला का पर्पज क्या है? ये भी यही था, ठीक है। दोनों का पर्पज यही था, संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। और फिर आगे की क्या रही स्टोरी इनकी? 1937 में मद्रास प्रांत के ये PM बने। 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। ये सब लोग हम पढ़ते रहते हैं ना। 1950 में यह पद समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद होम मिनिस्टर की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है, रामायण का तमिल में अनुवाद किया था इन्होंने इस नाम से, चक्रवर्ती थिरुमगन। अगर पूछा जाए चक्रवर्ती थिरुमगन क्या है, तो लगा देना ये रामायण का अनुवाद है तमिल भाषा में, ठीक है। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था 1958 में। लगा ले जाएंगे चक्रवर्ती थिरुमगन। चलिए, ये है किया तो ये लगा देना, रामायण का अनुवाद है तमिल में। वो किसके द्वारा किया गया था? सी राजागोपालाचारी के द्वारा। 1954 में भारत रत्न हम लोग पढ़ते हैं, पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था। वैसे 1954 में 3 लोगों को मिला था, लेकिन पहले व्यक्ति की बात करें तो यही थे। और 1972 में इनका निधन हो गया। क्लियर है? चलिए
अब पढ़ेंगे हम लोग सस्टेनेबिलिटी 2025। एक यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, लेकिन यहाँ पे टाइटल थोड़ा सा बदला है, ये ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी जैसे ही नाम हम लोग पढ़ते हैं तो पर्यावरण माइंड में जरूर आता है ना। तो ये जो रिपोर्ट है 3 पैरामीटर पर बनाई गई है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, यानी पर्यावरणीय प्रभाव पर किसी इंस्टीट्यूशन ने काम कैसा किया, ठीक है। गवर्नेंस को लेके किसी इंस्टीट्यूशन का क्या योगदान रहा। सामाजिक प्रभाव पर क्या मतलब उस इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन रहा। इन 3 पैरामीटर को देख के इस रैंकिंग को बनाया गया है, ठीक है। यूएस ये जो है शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थानों का मूल्यांकन करती है। ये समझ में आ गया हम लोगों को, यहाँ से सीख लिया। अब देख लेते हैं कि किस पैरामीटर पर किसने सबसे अच्छा काम किया, बस इतना ही जानना है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट के बारे में अगर बात करें, पर्यावरणीय प्रभाव, तो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली का पहला स्थान है, ये भारत का ही है, ठीक है। शासन अगर पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, माहे बोलते हैं इसे, माहे के नाम से फेमस भी है ये इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे इसका प्रथम स्थान है। और सामाजिक प्रभाव को देखें तो यहाँ पे फिर से आईआईटी दिल्ली का पहला स्थान है। तो सस्टेनेबिलिटी वाली ये जो रिपोर्ट है, ये रैंकिंग है, लगा ले जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ओवरऑल रैंकिंग की अगर बात करें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर बात करें तो यहाँ पे पहला जो पैरामीटर था पर्यावरण प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, नीदरलैंड पहले स्थान पर है। सामाजिक प्रभाव में पुर्तगाल पहले स्थान पर है। और शासन पैरामीटर में चेक रिपब्लिक पहले स्थान पर है। ये हम लोगों ने ओवरऑल देख लिया, भारत का भी देखा और ग्लोबल लेवल पर भी देखा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग कैस्पियन सागर के बारे में, क्योंकि यार कैस्पियन सागर अपने आप में क्या है, तेल और गैस भंडार का एक बहुत खतरनाक क्षेत्र है ना। खतरनाक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूक्रेन है बगल में, है ना, रसिया है, और वॉर का सीन चलता रहता है, तो आजकल ये खतरनाक ही है। न्यूज में किस लिए था, तेल अवशिष्ट शुद्धिकरण यहाँ पे किया गया है अभी किसी कंपनी के द्वारा, वो सब हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को यहाँ पे ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं, अब तटीय और तटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण तेल और गैस भंडार मौजूद है, ठीक है। अब कैस्पियन सागर से जो बाउंड्री कंट्री है ना, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कैस्पियन 5 याद रखिए, ठीक है, 5 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं कैस्पियन सागर से। इस तरफ कजाकिस्तान है ना, रसिया है, फिर आप वेस्ट में देखेंगे तो अजरबैजान है, अजरबैजान, ईस्ट में देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान है, और साउथ में देखेंगे तो ईरान है। ये 5 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये कर ले जाएंगे ना, 5 देशों से घिरा हुआ है कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। इस इमेज को माइंड में रखिएगा। चलिए, कैस्पियन सागर है या फिर ये झील है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। अगर टेक्निकली देखें, है ना, टेक्निकली देखें तो यार ये तो लैंड लॉक्ड है ना, वाटर बॉडी, ये जो वाटर बॉडी है ये लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है। तो इसका मतलब ये टेक्निकली तो लेक हो गई, झील हो गई, फिर इसको सागर क्यों बोला जा रहा है। देखो सागर इसलिए बोलते हैं, ये झील है या फिर सागर है, ये चीज़ आपने देखा, तकनीकी रूप से ये झील है क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है। सागर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई ये जो सागर है ना, ये हिस्टोरिकल ओशन है ना, प्री हिस्टोरिकल है, प्राग ऐतिहासिक समुद्र का हिस्सा था। उस सागर को बोला जाता था पैराटैथिस सागर। पैराटैथिस सागर के नाम से ये जाना जाता था कैस्पियन सागर, जो कि प्राग ऐतिहासिक समुद्र का हिस्सा भी था, इस वजह से इसको सागर बोलते हैं। कौन कौन सी रिवर्स इसमें ड्रॉप करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्गा रिवर इसमें आके गिरती है, यूराल रिवर भी आकर गिरती है, और टेरेक रिवर भी इसमें आकर गिरती है। 3 नदियों के नाम याद रखना है, हो जाएगा। चलिए देखें नेक्स्ट टॉपिक, ये है आपकी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, स्पेशल लीव पिटीशन, हिंदी में बोलते हैं विशेष अनुमति याचिका। न्यूज में इस वजह से था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी एसएलपी को सुनने के लिए प्रायोरिटी दे रही है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी की सुनवाई को प्रायोरिटी दी है या फिर शुरू किया है, जिससे मामलों का बोझ कम हो। ये सब ठीक है, पेंडेंसी तो हमेशा रहती है, कितना भी तेज काम कर लें, है ना। 82,000 मामले अभी लंबित हैं 2024 तक का अगर डेटा देखें तो सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ इसी कैटेगरी में, एसएलपी में, स्पेशल लीव पिटीशन में। क्वेश्चन देखो बीसीएस के लिए यहाँ से है, ये स्पेशल लीव पिटीशन को ये प्रायोरिटी क्यों देती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसके पास कुछ राइट होंगे, है ना, कुछ अधिकार होगा, शक्ति होगी। तो शक्ति दी है आर्टिकल 136 ने, आर्टिकल 136 ने संविधान के सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी है कि वो यहाँ पे स्पेशल लीव पिटीशन को वो खुद सीधा सुन सकती है, ठीक है।
तो यहाँ पे चूंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर भी है सुप्रीम कोर्ट की, तो जहाँ पे डिस्क्रिशनरी लिख जाता है तो वो अपने आप में बहुत खतरनाक शक्ति हो जाती है ना, कि कब यूज कर ले, है ना, कुछ पता नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन अपीलीय शक्ति है आर्टिकल 136 में, उसी के तहत ये काम किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्यायालय मतलब जो स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं या फिर ट्रिब्यूनल हो, न्यायाधिकरण हो या फिर न्यायालय हो, इनके जो डिसीजंस होते हैं, है ना, डिक्री होती हैं, आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार देता है आर्टिकल 136। 136 आपको ध्यान रखना है एसएलपी के बारे में, और ये विवेकाधीन अपीलीय शक्ति है। यही शब्द मिलेगा बस स्टेटमेंट में, विवेकाधीन, तो ये ध्यान रखना है ना, यहीं से गलतियां होती हैं। अब और चीज़ देख लेते हैं, स्टेटमेंट में और भी आपसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं अगर एसएलपी के बारे में पूछा जाएगा तो। यह सिविल और आपराधिक मामले पर लागू है, ठीक है। क्वेश्चन में बस इतना लिख देगा, सिर्फ सिविल मैटर लिख देगा या फिर क्रिमिनल मैटर लिख देगा, आपको ध्यान रखना है दोनों मैटर। कोई भी पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध एसएलपी दायर कर सकता है। कहाँ दायर करेगा? सुप्रीम कोर्ट में करेगा ना, तभी तो सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के निर्णय की तिथि से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। जब भी निर्णय आता है किसी भी ट्रिब्यूनल का या फिर हाई कोर्ट का, तो उस तारीख से 90 दिनों के अंदर आपको एसएलपी दायर करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, तभी वो एडमिट होगी, है ना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो 90 दिन का पीरियड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या पड़े? 90 दिन की पॉइंट्स है, सिविल और आपराधिक की पॉइंट्स है, 136 आर्टिकल की पॉइंट है, और विवेकाधीन शक्ति ये की पॉइंट है। ये 4 की पॉइंट्स हैं, हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए हम लोग सेसा वार्ता पढ़ेंगे। ये जो सेसा है, सेपा है, एफटीए है, यहाँ पे आपको सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। और अभी जो 2024 में पूछा गया प्री में, वो ये क्वेश्चन पूछा गया था ईसीटीए, आई दृष्टि में वैसे कवर किया था, है ना। अब भाई मैं खोज के तो आपको नहीं बताऊंगा यार कि इस पीडीएफ से क्या फंसा क्या नहीं फंसा, वो तो आई दृष्टि की ही पीडीएफ थी ना, तो जो फंसेगा वो आई दृष्टि की पीडीएफ से फंसा। अब उस पीडीएफ को मैंने हैंडमेड बनाया तो वो मेरा फंसा हुआ नहीं बोला जाएगा ना। खैर एक काम सिविल एजुकेशन पीसीएस तो नहीं करता कि आपको खोज के बताए कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। चलिए सबसे पहले ये जो सेसा है, सेपा है या फिर एफटी है, इनको समझ लेते हैं, फिर ये चीज़ समझ में आएगी। आपको बस एक ही की पॉइंट समझ लेना है कि ये जो सेसा है, सेपा है, एफटीए है या फिर पीटीए है, जो भी है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड से क्या समझ में आता है कि बहुत सारी सर्विस ऐसे आ जाती होंगी इसमें, या बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें ऐसे आ जाते होंगे, प्रोडक्ट मतलब गुड्स ऐसे आ जाते होंगे जिन पर टैरिफ, है ना, टैरिफ समाप्त कर दिया जाता होगा, या फिर टैरिफ का जो रेट है वो कम कर दिया जाता होगा, है ना। या फिर कोई कंट्री हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उस पर कुछ रियायत दी जाती होगी। यही सारी चीज़ें होती हैं इसमें, है ना, सेसा सेपा वगैरह में। अब थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना, वही हम लोग सीख लेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी इस टॉपिक को देखते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सेसा बैठक हुई है। तो देखो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हम लोग सेसा भी पढ़ रहे हैं। सेसा का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, तो ये सेसा हो जाता है। और अगर वही सेपा की बात करें तो यहाँ पे देखो तीसरा लेटर जो पी में बदल गया, तो यहाँ पे पी का मतलब पार्टनरशिप हो जाता है। तो सेसा में सी का मतलब यहाँ पे कोऑपरेशन है, और सेपा में पी का मतलब पार्टनरशिप है। तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क अभी देख लेंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अभी तो बस आपको इतना ही सीखना है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ही एक टाइप होता है। क्लियर? अभी जो बैठक हुई है सेसा बैठक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, बैठक में सेसा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई है। जैसे वस्तुओं के व्यापार पर चर्चा की गई है, सर्विसेज पर चर्चा की गई है, व्यापार सेवाओं की गतिशीलता पर यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, यही सब बातें होंगी ही। अब यहाँ पे सेसा के बारे में देखिए, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव, देखो नाम में ही लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी ये व्यापक है ना, बहुत ज़्यादा व्यापक है। व्यापक का मतलब ये है कि इसमें भाई सर्विस होगा, गुड्स होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, और भी सारी चीज़ें होंगी, तो ये व्यापक हो गया। अगर सिंपल हम एफटीए की बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो हो सकता है इसमें एक दो ही प्रोडक्ट हो, है ना, कुछ चीज़ों को यहाँ पे मतलब एक्सेप्शन में लिया गया हो, या फिर कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया गया हो, है ना, तभी तो एफटीए व्यापक नहीं है। एफटीए व्यापक नहीं बोला जा रहा। और ये जो सेसा है, सेपा है, तो इनके तो नाम में ही पहले लेटर में लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव, तो ये व्यापक है। तो व्यापक क्षेत्र का मतलब हम लोग समझ में आ रहा है यहाँ पर कि काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया होगा, एक्सक्लूजन कम से कम होगा, है ना। व्यापक वाले जो एग्रीमेंट है इनमें एक्सक्लूजन प्रोडक्ट और सर्विस का कम से कम होगा, यही ना मतलब हुआ। तो यहाँ पे क्या है सेसा के बारे में, सेसा ठीक है, यह एक मुक्त व्यापार समझौते की तरह होता है, एफटीए की तरह। फुल फॉर्म हम लोगों ने सीख लिया। और व्यापार को सुविधाजनक बनाना, ठीक है, इसका पर्पज होता ही है। वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त करना, ध्यान रखिएगा
ये अंतर पूछा जाएगा, ये अंतर पूछा जाएगा तो डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी तो उत्तर सही करोगे यार। वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त करना या फिर कम करना, सेवा क्षेत्र को उदार करना, ये सेसा के लक्ष्य है। ठीक है, सेसा को 2011 में शुरू किया गया था, फिर 2016 में सस्पेंड कर दिया, फिर 2021 में फिर से शुरू कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, टैरिफ समाप्त करना, कम करना, मेनली बात जो हो रही है सेसा में, ये टैरिफ के लिए बात हो रही है, टैरिफ को कम करना है ना, या फिर समाप्त करना। तो यहाँ पे कीवर्ड टैरिफ है। अब भाई हम सेपा की अगर बात करें, अच्छा इसको और देख लीजिए, फिर हम लोग अंतर भी देख लेंगे तीनों का अलग अलग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेसा भी पढ़ लिया, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको ईसीटीए भी पढ़नी है। ईसीटीए मतलब ये जो आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ है। तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा यार, सेसा से काम नहीं बन रहा था क्या, जो अलग से करना पड़ा ईसीटीए। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था ना अभी 2024 में, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था। एक तो शायद एडिशन ही पूछ लिया था, है ना, एडिशन पूछा था, और दूसरा शायद किसी सेक्रेटरी का नाम लिखा था कि उन्होंने अटेंड किया है। इस तरीके का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में था क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए, एक आधारभूत समझौता 2022 में ये लागू हुआ, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। ईसीटीए ये भी साथ में ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। सेसा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। बहुत सारे कंट्रीज के साथ हम लोग के अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ईसीटीए जो है ये सेसा से कम व्यापक है, ऑब्वियस है ना, ये तो सेसा सेसा है, कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का है ही। इन समझौतों से ये जो ईसीटीए हुआ या फिर सेसा जो है, इन समझौतों से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। और ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में 5वां व्यापारिक साझेदार है, सबसे बड़ा है ना भारत का। भारत का आयात की अगर बात करें तो यहाँ पे 16.2 यानी लगभग 16, याद रखें, $16 बिलियन, निर्यात $8 बिलियन। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। ये सब कैसे होता है, हेल्प कैसे मिल रही है, यही तो पर्पज है ना इन सब एग्रीमेंट्स के, है ना। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई ये सेसा सेपा एफटी में बारीकियाँ जो हैं, बारीकियाँ, क्योंकि अंतर वाला क्वेश्चन तो हम लोग यहीं से कर पाएंगे। एफटीए बिल्कुल शुरुआत में, चलिए सबसे पहले जो एग्रीमेंट हुआ करते थे व्यापार को लेके, है ना, टैरिफ वैरिफ को कम करने के लिए, रियायत के लिए, एफटीए के नाम से होते थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फुल फॉर्म है, देशों के बीच समझौता जो विशिष्ट उत्पादों सेवाओं को छोड़कर, देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको की पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब हर एक चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, इसलिए तो ये व्यापक नहीं है ना, इसलिए व्यापक नहीं है। तो विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं को छोड़कर व्यापार शर्तों और टैरिफ में रियायत से संबंधित है एफटीए। क्लियर है, यहाँ पे एक्सक्लूजन की बात याद रखना है एफटीए में, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। भाई सेपा की अगर बात करें तो सेपा में यहाँ पे पी का मतलब क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एफटीए से अधिक व्यापक है। ठीक है, सेवाओं और निवेश आदि ये जो है समेत मतलब व्यापक क्षेत्र को ये कवर करता है। तो सेपा में कीवर्ड आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। और भाई अगर सेसा की बात करें तो सेसा में सीधा आपको टैरिफ कट कर देना है। ठीक है, सेसा में एफटीए से अधिक व्यापक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। मुख्य रूप से टैरिफ और ये जो टीआरक्यू होते हैं, टैरिफ रेट कोटा, ये इससे संबंधित है। तो आपने एफटीए में क्या देगा, सॉरी, एफटीए में क्या देगा, यहाँ पे विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं को एक्सक्लूड किया जा रहा था, है ना, तो एफटीए हो गया। सेपा की बात करें तो सेपा में क्या है, सेपा में इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है, इन्वेस्टमेंट को। और वही सेसा की बात करें तो सेसा में टैरिफ आपको ध्यान रखना, टैरिफ कट या फिर समाप्त करना। ठीक है, और टीआरक्यू, टैरिफ रेट कोटा, हो जाएगा। ये तीनों में फ़र्क है, एक जो पॉइंट है यही हम लोगों ने मेजर पॉइंट पढ़ा है, उसी से अंतर आप कर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एफटीए जो समझौते हैं हमारे देशों के साथ, ये श्रीलंका के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, और लगभग जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ तो एफटीए में ही निपटान हो जाता है। ठीक है, सेपा की बात करें तो सेपा जो एग्रीमेंट है हमारा भारत का, यूएई के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, जापान के साथ है। ये इंपॉर्टेंट है भाई सब, है ना, जानना चाहिए कि किसके साथ किस तरीके का समझौता है हमारा व्यापार को लेके। और सेसा जो समझौता है सिंगापुर है ना, सिंगापुर है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने ईसीटीए भी देखा। क्लियर है। और एक और समझौता होता है, इसका नाम है ईएचएस, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। ये भी मतलब एफटीए की तरह है, और ये थाईलैंड के साथ है। ठीक है, ये थाईलैंड के साथ ईएचएस समझौता हम लोगों का चलता है। वहाँ पर ना तो एफटीए है, ना सेसा है, ना सेपा है। कर ले जाएंगे ना। चलिए हीमोफीलिया के बारे में पढ़ते हैं। हीमोफीलिया में अभी एक जीन थेरेपी को डेवलप किया गया है। यह क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर में है। इसने अभी हीमोफीलिया ए के उपचार के लिए जीन थेरेपी विकसित की है।
तो क्वेश्चन तो ये नहीं पूछेगा यार, है ना। क्वेश्चन हीमोफीलिया के बारे में पूछा, साइंस से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हीमोफीलिया हम लोग जानते हैं भाई, ये एक हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, आनुवांशिक विकार है। रक्त का थक्का नहीं बन पाता है ना, यानी आपको चोट लग गई तो फिर खून बहता रहता है, थक्का नहीं जमेगा तो खून जमेगा नहीं, जमेगा नहीं तो फिर रुकना बंद नहीं होगा। तो रक्त का थक्का बनने में समस्या हो जाती है अगर कोई हीमोफीलिया से ग्रसित है तो। और क्वेश्चन साइंस में डीपली अगर जाएगा तो यहाँ से पूछेगा, अगर पुरुषों में हीमोफीलिया होता है तो उसका एक एक्स गुणसूत्र डिसऑर्डर्ड रहता है, दोषपूर्ण रहता है, ठीक है। और महिलाएं अगर हीमोफीलिया से ग्रसित रहती हैं तो उनके दो एक्स गुणसूत्र दोषपूर्ण रहते हैं, ये आपको जानना है, ठीक है। साइंस से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कोशिश करेगा वो ये, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो फिर डाल देगा। जीन थेरेपी तो समझ रहे हैं, जीन थेरेपी में क्या है, ये जो डिसऑर्डर वाला एक्स गुणसूत्र है इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे एक हेल्दी गुणसूत्र से, तो जीन थेरेपी हो जाएगी। वही जीन थेरेपी का मतलब हो जाता है। जीन थेरेपी यानी दोषपूर्ण एक्स गुणसूत्र को स्वस्थ गुणसूत्र में प्रतिस्थापित किया जाता है। उपचार का खर्चा देख रहे हैं भैया, मैक्सिमम 2.5 करोड़ तक। तो 2.5 करोड़ का अगर खर्चा सुन लेगा पीड़ित तो वो वैसे ही मर जाएगा। खैर काम भी तो वैसे ही है ना, क्रोमोसोम्स को चेंज करना कोई आसान काम तो है नहीं। तो ये हीमोफीलिया के बारे में बात हो गया था। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। डे से तो क्वेश्चन पूछे गए थे यार, है ना, लेकिन कॉम्बिनेशन में पूछे गए थे, चार चार एक साथ पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। ये विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल हो जाएगा भाई। चलिए, 100 दिवसीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। क्षय रोग पे तो यार कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं ना, ग्लोबल लेवल पर भी काम हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी यहाँ पे टारगेट डिसाइड किए गए हैं, फिर भी खत्म नहीं हो रहा है, उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। भारत का टारगेट अगर बात करें टीबी को लेकर, टीबी को ही क्षय रोग बोलते हैं ना, टीबी, तो 2025 है, ये भारत का टारगेट है। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो इन्होंने टारगेट 2030 दिया है। अब देखो, अब 2025 तक तो नहीं लग रहा भारत कर पाएगा पूरी तरीके से उन्मूलन, तो उसी उसी के लिए तो ये सब किया जा रहा है। 100 दिवसीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हम लोगों ने इनके साथ कोऑपरेट कर लिया कि भैया जो एसडीजी का लक्ष्य है 2030, उसी पे अब हम भी काम करेंगे, क्योंकि पता चल गया अब 2025 तक हो नहीं पाएगा, है ना। राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम जो है हमारा, इसके तहत जो लक्ष्य 2025 है तो सीख ही लिया। देश भर में मरीजों का पता लगाने और उनका उपचार ट्रीटमेंट करने के लिए मोबाइल वैन, जिसका नाम है निक्षय वाहन की भी शुरुआत की गई है। अगर सिंपल पूछे निक्षय वाहन का है तो लगा देना, लगा ले जाएंगे, 6 लिखा हुआ है ना, 6 से लगा ले जाएंगे। अब हम लोग कुछ डेटा देखते हैं, स्टैट्स देखते हैं। अभी भारत टीबी रिपोर्ट 2024 लॉन्च की गई थी, हम लोगों ने आई दृष्टि में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, पीसीएस प्री 2024 से पहले। इसमें क्या बताया गया था? इसने बताया कि टीबी के कारण मृत्यु दर जो है भारत में 2015 में 28 हुआ करती थी। ये 1 लाख जनसंख्या पर देखा जाता है, 1 लाख जनसंख्या में 28 लोग, ये 28 लोग ये टीबी से मर रहे थे, ठीक है। 2015 का डेटा ये बताता है। और 24 में जो रिपोर्ट आई है बोल रही है कि 2015 का डेटा जो 28 था ये घटकर आपने कर लिया है 23, मतलब 5 की घटोतरी कर ली है। ये भारत टीबी रिपोर्ट 2024 बोलती है। और इसी तरीके से ग्लोबल लेवल पर भी एक टीबी रिपोर्ट निकलती है, तो उसमें भी भारत के बारे में बताया गया, तो वो भी देखेंगे। अभी फिलहाल भारत टीबी रिपोर्ट 2024 का डेटा आपको ध्यान रखना है, 28 और 23, ठीक है। वर्तमान का पूछ ले तो 23 याद रखना, वैसे वर्तमान का नहीं, एक स्टेटमेंट में नहीं पूछेगा वो, 2-3 स्टेटमेंट बनाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन यही सोच के पढ़ना है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछेगा पीसीएस, तो 3 से 4 इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 28-23 हो गया भारत टीबी रिपोर्ट 2024। तो देखो 2015 से यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए आप, 2025 से 2022 कितना साल हो गया? 7 साल। 7 साल में कितनी कमी हुई? 28 से 23, 5 की कमी हुई, है ना। अब 2025 का टारगेट है, 2025 का टारगेट है यही जो 5, सॉरी यही जो 23 है इसको 0 करना है। तो जो 2025 में तो नहीं हो पाएगा ना यार, साफ साफ दिख रहा है। तो फिर हम लोग किसके साथ मर्ज हो रहे हैं? 2030 के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ। यही पहली बात लिखी थी, ठीक है। चलिए कुछ और पढ़ लेते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। भारत टीबी रिपोर्ट देगा। अब वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 देखिए, WHO रिलीज करता है। इसने भारत के बारे में क्या बोला है, ये तो हम लोगों ने कवर किया था, है ना, मास्टर पीडीएफ में किया था। भारत ने वर्ष 2015 से 2023, ये 2023 तक का डेटा बता रहा है। भारत टीबी रिपोर्ट 2022 तक का बताया। भारत ने वर्ष 2015 से 2023 तक टीबी मामलों में 17.7 की गिरावट दर्ज की है। ये फैक्ट आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, 17.7, ठीक है। 2015 में टीबी मामले जो इन्होंने बताए 237 बताए,
टीबी रिपोर्ट, भारत टीबी रिपोर्ट में जो पढ़ा था वो मृत्यु पढ़ा था, ठीक है, वो मृत्यु पढ़ा था 28 2015 का, और 2022 का पढ़ा था 23, तो वो मृत्यु था। ये मामले हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे इतना ज़्यादा डेटा बता रहा है वहाँ पे इतना कम बता रहा है। भाई ये मृत्यु है, ये मामले हैं सिर्फ, मामले मतलब पीड़ित हैं, मरे नहीं है। 2015 में टीबी मामले 237 थे, ठीक है, पर लाख पॉपुलेशन, और यही 2023 में घटकर कितने हो गए 195। यही जो घटोतरी हुई है यही है 17.7, ठीक है, 17.7%। क्लियर है? चलिए, तो ये टीबी रिपोर्ट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2024, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हें बोलते हैं राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। इसके जो आउटपुट बोल रहे हैं, इसके जो रिपोर्ट में आए हैं डेटा वो खतरनाक है, वो हम लोग को जानना जरूरी है। आर्कटिक एक तरीके से बर्फ क्या होती है, बर्फ के बारे में हम लोग क्या पढ़ते थे, बर्फ को क्या बोलते हैं ना इंग्लिश में, आइस बोलते हैं ना। आइस कार्बन सिंक का काम करती है ना, कार्बन सिंक का। लेकिन कब तक करती है, जब बर्फ जब तक जमी हो, है ना, जमी हो। और यही अगर पिघलने लगे तो फिर केमिस्ट्री बदल जाती है, फिर वो कार्बन सिंक का काम नहीं करेगी, फिर वो कार्बन रिलीज का काम करेगी। जो कार्बन कंटेंट जो हाँ, कार्बन कंटेंट का मतलब है मीथेन हाइड्रेट होते हैं उसके अंदर, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट अंदर होते हैं। तो जब पिघलने लगती है तो यही सारे हाइड्रेट, मीथेन के हाइड्रेट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रिलीज होने लगते हैं। तो फिर वो कार्बन सिंक ना होके क्या हो जाता है, कार्बन को रिलीज करने वाला हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, मेन कारण वही है कि बर्फ़ पिघल रही है। आर्कटिक एक समय कार्बन सिंक था, लेकिन वर्तमान में कार्बन उत्सर्जन का स्रोत बन गया है। किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जलवायु प्रेरित ऊष्मा के कारण, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण। आर्कटिक जो है यहाँ पे आर्कटिक ग्रीष्म ऋतु का सामना कर रहा है, ठीक है, तो बर्फ पिघल रही है। क्वेश्चन पीसीएस मेंस के लिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। हम लोग मेंस का जब प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस सेशन, वहाँ पे मैं परमा फ्रॉस्ट के क्वेश्चन 2-3 आपको लिखने को दिया था, है ना, अगर आपको ध्यान हो। अब तो खैर वो नहीं, ये सीरीज बंद कर दिया हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पाता यार। तो परमा फ्रॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से मेंस के क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं करंट को देख के। परमाफ्रॉस्ट क्या है हम लोग सीखेंगे अभी। परमाफ्रॉस्ट को आप ऐसे समझ लीजिए, है ना, जैसे बहुत सारी मिट्टी भी है, इसी में छोटे छोटे पत्थर भी हैं, चट्टान भी हैं। ये सारा जो मैटर है ये बर्फ़ के द्वारा बंधा हुआ है, बर्फ़ के द्वारा बंधा हुआ है। और यही जब पिघलेगा तो यहाँ से फिर मीथेन के हाइड्रेट रिलीज होते हैं, मीथेन के हाइड्रेट रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो फिर ये कहाँ जाएगी, ये एटमॉस्फेयर में जाएगी ना, एटमॉस्फेयर में जाएगी और फर्दर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगी, तो फिर से बर्फ़ पिघलेगी। तो यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट जो है, परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से आर्कटिक टुंड्रा कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट का जब विघटन होता है, या फिर ये समझ लीजिए, इसको पिघलना क्यों नहीं बोल रहे हैं, विघटन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट सिर्फ बर्फ नहीं है, परमाफ्रॉस्ट में सब भरा हुआ है, उसमें मिट्टी भी है, उसमें उसमें हो सकता है पेड़ की तने यानी पत्तियां भी सब उसमें घुसी हुई है ना, पत्थर वत्थर भी सब घुसे हुए, उन्हीं को बांधे रखती है बर्फ, उसी को बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। इसलिए यहाँ पे विघटन बोल रहे हैं, विगलन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट का विघटन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के हाइड्रेट जो है, यानी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, उसी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब कार्बन भंडारण जो क्षमता थी एक समय पर आर्कटिक की, वो कम हो रही है, ठीक है। तो परमाफ्रॉस्ट याद रखना पीसीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए, एक डिजीज़ है जिसका नाम है एक्स दिया गया, डिजीज़ एक्स, ये क्या है? एक्स का मतलब तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका हमें नाम पता नहीं है ना, या फिर साइंटिस्ट को नाम नहीं इसका पता है। तो ये अज्ञात एक बीमारी है, एक अज्ञात बीमारी है। इसका प्रकोप अभी यहाँ पे देखा गया डीआरसी, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, देश में इसका प्रकोप देखा गया। तो ध्यान रखिएगा डिसीज एक्स क्या है, WHO ने नाम दिया है, बस एक अज्ञात बीमारी है। और यहाँ पे जो केसेस देखे गए हैं ये डीआरसी में देखे गए। ये तो हम लोगों ने देखा ही यार, अभी फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? टी गुकेश ने। ये सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बने और दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर भी है। पहले कौन थे? पहले विश्वनाथ आनंद साहब थे, ठीक है। विश्वनाथ आनंद साहब के बाद कार्लसन साहब थे, उसके बाद फिर गुकेश साहब आ गए 2024 गुकेश। 2013 के बाद मैग्नस कार्लसन थे, 2013 से पहले आनंद साहब थे, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक कीजिए, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अभी हाल ही में जाकिर हुसैन साहब का निधन हुआ है, इनको यही वाली बीमारी थी। पल्मोनरी से एक क्वेश्चन भी पूछा था बेचारा, हम लोगों ने टेस्ट सीरीज जब करते थे ना, तो मैं जो भी अगर क्वेश्चन आता था पल्मोनरी से, बीन्स से या फिर आर्टरी से या फिर हार्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन हो जाता था, मैं पूरा हार्ट की फंक्शन आपको पढ़ाता था, अगर ध्यान आ रहा हो तो उसमें सारी चीज़ें सीखी थी। एक क्वेश्चन अभी पीसीएस प्री में पूछा था आपसे कि ऐसी कौन सी आर्टरी है या फिर वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो वैसे नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है? आर्टरीज करती हैं, है ना, आर्टरीज करती हैं।
लेकिन एक बीन भी ऐसी होती है, एक बीन भी ऐसी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है या फिर कैरी करती है, उसका नाम है पल्मोनरी बीन। एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए खैर यहाँ पे ये सीन नहीं है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, ठीक है, ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। इसमें होता क्या है, आपने अगर स्ट्रक्चर देखा हो लंग्स का या फिर फेफड़ों का, ये छोटे छोटे से एल्वियोली होते हैं, इनका नाम है एल्वियोली। इनका साइज हो जाता है छोटा, इनका साइज छोटा हो जाता है अगर ये डिसीज हो जाती है। और अगर छोटा हो जाएगा तो फिर पंपिंग में समस्या होगी, और पंपिंग अगर नहीं हो पाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो फ्लो ट्रांसपोर्टेशन है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो वायु कोष्ठक है या फिर एल्वियोली है, इनके आसपास जो टिश्यूज होते हैं ये मोटे हो जाते हैं, यानी ऊपर से चर्बी चिपक जाती है, सीधी सी बात है, और वो छोटे हो जाते हैं। पंपिंग नहीं हो पाती है, पंपिंग नहीं हो पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कठिन हो जाता है, तो अल्टीमेटली फिर दम घुटने लगता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वैसे जो स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा उनमें भी ये समस्या रहती है, तो ये सिगरेट पीते ही थे दबा के, तो ये भी इनमें समस्या थी। तो ये आज का हो गया, ये हो गया हम लोगों का 22 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स। इसके बाद मिलेंगे लास्ट वीडियो में, वो लास्ट वीक का हो जाएगा। इसको देखिए, बहुत हेल्प करेगा। और पीडीएफ के लिए मैं भेज रहा हूँ टेलीग्राम पे, ग्रुप पेड रहेगा, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं पीडीएफ सेंड करता रहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।